कि बीएमसी ने जो किया है वो बदले की कार्रवाई लगता है। शिवसेना के साथ सरकार में शामिल शरद पवार और कांग्रेस ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया है। बीजेपी अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गई है। कंगना के खिलाफ शिवसेना की इस कार्रवाई का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, पूरे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। कंगना ने आज अपना एक वीडियो भी रिलीज किया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधा एड्रेस किया है और उसके बाद से उद्धव और कंगना के बीच में जो संवाद हो रहा है वो देखना भी आज आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। जिस तरह की भाषा अब इस्तेमाल की जा रही है वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज हम आपको नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में दिन दहाड़े हुई हत्या के बारे में बताएंगे। इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 हत्यारे आए, बड़े आराम से गेट के अंदर घुसे और खुलेआम हत्या करके सोसाइटी के गेट से बाहर निकल गए। सोसाइटी का कोई गार्ड इन्हें रोक नहीं पाया। अगर आप ये समझते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर गार्ड खड़े हुए हैं और अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आप सुरक्षित हैं तो आज आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट गार्ड्स के भरोसे सुरक्षा के सिस्टम का विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा, जब मालिक मौजूद नहीं था तो बीएमसी ने उसकी संपत्ति में प्रवेश कैसे किया। एक्टर कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचकर बीएमसी पर हमला बोला। कंगना ने कहा कि आज मेरा ऑफिस तोड़ा है और अब मेरे घर को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना के मुंबई पहुंचने पर उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। उन्हें वीआईपी गेट की बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। मुंबई में जेसीबी मशीन और हथौड़ा लेकर पहुंचे बीएमसी के अधिकारियों ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की। इससे पहले बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया और अवैध निर्माण रोकने की बात कही थी। तोड़फोड़ को लेकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से की। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि बाबर तोड़ेगा लेकिन राम मंदिर फिर बनेगा। बीएमसी के नोटिस पर कंगना रनौत के वकील ने भी जवाब दिया है। कंगना के वकील ने कहा है कि बीएमसी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ये बदले की भावना है कि क्या है, इस बारे में तो पब्लिक और मीडिया खुद जानती है। मैं क्या बोलूंगा कि किस वजह से किया गया है। पूरी मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री के जैसे फौज ले आए इन लोग तोड़ने के लिए किसी का घर, वो भी किसी की गैर हाजिरी में। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार नाराज हैं। इसी मुद्दे को लेकर शरद पवार मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने पहुंचे। पवार ने कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। कदाचित त्यांना सुचवलं असेल की याच्यात अधिक लक्ष देण्याच्या संबंधीचा आग्रह कोणत्या केंद्रामध्ये गृह मंत्रालयामध्ये केला असेल, त्याला पटलं असेल म्हणून त्यांनी या संबंधीची भूमिका घेतलेली दिसते। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताया। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी आरोप लगाया कि बीएमसी ने बदले की भावना से कंगना का दफ्तर तोड़ा है। आज कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से उत्पन्न। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए ड्रग मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती को आज मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगी। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में कल सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया को 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। रिया पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप हैं। वहीं ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी को कोर्ट के सामने पेश किया गया और उसे 14 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सभी की जमानत की मांग पर सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। भारत और चीन के बीच आज ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हुई।
सोमवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फायरिंग के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार बातचीत हुई। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत 4 घंटे चली, लेकिन दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बातचीत के दौरान चीन के सैनिकों के आक्रामक व्यवहार का मुद्दा उठाया। भारत ने बातचीत के दौरान चीन के सैनिकों के पास मौजूद भाले और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का मुद्दा भी उठाया। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक हथियारों से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों ने 8 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की थी। मुखपरी विवाद के ठीक दूसरे दिन भी चीन की तरफ से घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। इस बार चीन के सैनिक पैंगोंग झील से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिंगर फोर से आगे बढ़ने की कोशिश में थे चीन के सैनिक। 8 सितंबर को चीन के सैनिक 2 मोटर बोट पर सवार होकर आ रहे थे। चीन ने पैंगोंग झील के पश्चिमी किनारे पर 4 मई को बढ़ना शुरू किया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों के साथ उनकी झड़प हो गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने सीआरपीएफ की 40 बटालियन पर ग्रेनेड फेंका। हमले में एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। घायल जवान का इलाज चल रहा है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। फिल्मों के हीरो जी न्यूज पर दिखाए गए सुशांत सिंह राजपूत के 2 एक्सक्लूसिव वीडियोस पर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोनों वीडियोस इस साल फरवरी के हैं, जिनमें सुशांत सिंह ड्रग्स के नशे में नजर आ रहे हैं और उनके साथ रिया चक्रवर्ती हैं। वीडियो देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि वो सुशांत को बचा नहीं सक रही थी वो, क्योंकि वो दवाई देके और ड्रग्स देके उसको मार रही थी वो। आदमी वीडियो तभी बनाता है जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है। उनको सुधारने की जगह में आप उनका वीडियो निकाल रहे हो एंड देन यू आर पब्लिशिंग इट, ये एक धोखा ही है कहीं ना कहीं। सुशांत केस में जी न्यूज के इस विस्फोटक वीडियो से बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग सवालों में आ गया है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स रैकेट की जांच के लिए अब एसआईटी की मांग उठ रही है। राजनीति में बड़े पदों पर लगे लोग, कुछ पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, कुछ ड्रग माफिया और ऊंचे पैमाने पर फिल्मी दुनिया के लोग इस कारोबार में सेवन में भी लगे हैं और व्यापार में भी लगे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ में एनसीबी ने बॉलीवुड के 25 कलाकारों की लिस्ट तैयार की है। एनसीबी जल्द ही इन कलाकारों को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान कल भारतीय वायुसेना की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इस खास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 रफाल को वायुसेना में शामिल कराएंगे। इस मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहेंगी। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के साथ एक डेलीगेशन भी समारोह के लिए आया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी कार्यक्रम में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए वायुसेना एलएसी के पास बनी हवाई पट्टियों और हेलीपैड का निरीक्षण कर लैंडिंग और टेक ऑफ की परिस्थिति चेक कर रही है, ताकि आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच गए हैं। वो अपने 4 दिन के दौरे के दौरान यहां शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक से अलग किर्गिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगीज एदरबेकोव के साथ एससीओ से अलग एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। उनका ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के महज कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री की यहां चीन के विदेश मंत्री से बातचीत भी हो सकती है। डीएनए में कल हमने आपको सुशांत सिंह राजपूत के 2 प्राइवेट वीडियोस दिखाए थे। आज हम आपको उन्हीं दोनों वीडियोस के बाद एक और नया वीडियो दिखाने वाले हैं। ये वीडियो भी इसी वर्ष फरवरी का है और इस वीडियो को मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर पर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा लगता है कि खुद रिया चक्रवर्ती इसे अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रही हैं। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत बीमार दिख रहे हैं
और बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। और जैसा कल हम आपको बता रहे थे, वो आज भी इस वीडियो में भी ऐसे नहीं दिख रहे जैसे वो अपने आपे में हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी ड्रग के नशे में हैं और उनका खुद पर नियंत्रण नहीं है। उनके चेहरे पर भाव तेजी से बदल रहे हैं, कभी वो परेशान दिखते हैं तो कभी बेबस नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको जो वीडियो दिखाया था, ये उसी क्रम में अगला वीडियो है। यहां हम आपको ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती भी एक डॉक्टर हैं। उनके बारे में अभी हम आपको बाद में बताएंगे पूरी बात, लेकिन पहले आप ये नया वीडियो देखिए जो रिया चक्रवर्ती के घर पर ही रिकॉर्ड किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत रिया के घर पर हैं और ये वीडियो रिया ने बनाया है ऐसा लगता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। You're only eating, You're not eating in the day. Why? हम चाहेंगे एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो रिया चक्रवर्ती के घर पर रिकॉर्ड किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत रिया के घर पर हैं और रिया इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हैं। एक बार फिर देखिए और सुशांत के भावों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। You're only eating, You're not eating in the day. Why? You're only eating, You're not eating in the day. Why? सुशांत क्या कह रहे हैं, उनका ऑडियो बहुत साफ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि सुशांत क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की एक खास बात है जो आज हम आपको बताना चाहते हैं और आपको भी इस वीडियो को देखते हुए ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो एक डॉक्टर हैं। वर्ष 1988 में उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। वो भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वो लंबे समय तक भारतीय सेना में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस वीडियो से यह सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती के पिता को भी यह समझ में नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत कितनी खराब है। रिया चक्रवर्ती के पिता खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मदद क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। उन्हें तो सुशांत को अस्पताल में फौरन भर्ती कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है मानो लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ नहीं किया और उन्हें उसके हाल पर छोड़ दिया। यहां हम आपको एक वीडियो और दिखाना चाहते हैं जो हमने आपको कल दिखाया था। यह वीडियो भी इसी क्रम का वीडियो, इससे पहले का वीडियो है। इस वीडियो को भी रिया चक्रवर्ती के घर पर ही रिकॉर्ड किया गया है। अब आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए। You look very cute. You're very handsome. Show me. After lunch? No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 तुम्हारे तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हें हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूंगी।
देखो, you're only eating it? You're not eating in the day? Why? You're only eating it? अब यहां जो खास बात है उसे आप ध्यान से सुनिए। आज की जो खास बात है वो ये है कि जो 2 वीडियोस अभी हमने आपको दिखाए हैं, ये वीडियोस रिया चक्रवर्ती के घर पर शूट किए हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा, यहां सुशांत सिंह राजपूत रिया के घर में बैठे हैं। रिया उनसे बात कर रही है और आपने देखा होगा दोनों का जो बैकड्रॉप है वो आपको एक जैसा दिखाई देगा। जो आज हमने आपको वीडियो दिखाया है, जो कल हमने आपको वीडियो दिखाया था, ये रिया का घर है। सुशांत यहां बैठे हैं, रिया उनसे बात कर रही हैं और बात करते करते रिया इस वीडियो को भी बना रही हैं। कल का जो वीडियो था आपको यह भी याद होगा, जो शायद पहला वीडियो हमने आपको दिखाया था, जो सुशांत के घर का वीडियो था, जिसमें सुशांत एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोडेड। उस वीडियो में रिया उनसे ये पूछ रही हैं कि ये वीडियो मैं पापा को भेज दूं। कल हमने आपसे बात की थी कि ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से पापा की बात हो रही है, रिया के पापा की बात हो रही है या सुशांत सिंह राजपूत के पापा की बात हो रही है। एक बार आप देखिए रिया क्या पूछ रही हैं, देखिए आप। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 to 0. नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हें हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? देखो, इधर देखो ना, ये कान में। रिया पूछ रही है ये वीडियो पापा को भेज दूं। कल हम जब इस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि इससे ऐसा लगता है जैसे अगर ये किसी के भी पापा रहे हों, सुशांत सिंह राजपूत के अगर पिता की बात हो रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें पता नहीं था कि उनके बेटे की क्या हालत है? और अगर रिया अपने पिता की बात कर रही हैं तो शायद उन्हें भी पता नहीं है कि सुशांत की क्या हालत है, और शायद ये कहकर कि वो वीडियो दिखा देंगी पापा को, वो सुशांत को थोड़ा डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो दूसरा वीडियो हमने आपको दिखाया, ये रिया चक्रवर्ती के घर का ही वीडियो है। रिया चक्रवर्ती के पिता सेना में डॉक्टर रहे हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार को और उनके पिता को सुशांत सिंह राजपूत की क्या हालत है इसके बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि अगर सुशांत उनके घर में बैठा हुआ है तो जाहिर है रिया के पूरे परिवार को पता होगा कि सुशांत की हालत कैसी है, और हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। रिया के पिता डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने सुशांत की कोई भी मदद क्यों नहीं की? रिया से क्यों नहीं कहा कि उनका सही इलाज होना चाहिए? क्यों नहीं उन्होंने रिया को भी यह रोका कि वो डिप्रेशन के इलाज के साथ साथ उसे ड्रग्स ना लेने दें? और अगर ये कुछ भी संभव नहीं था तो कम से कम घर में जो एक डॉक्टर मौजूद था, यानी जो रिया के पिता मौजूद थे घर में, उनको ऐसी स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो हालत दिख रही है वो बिल्कुल ऐसी है कि अब उन्हें बहुत ज्यादा डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, और अगर घर में नहीं हो पा रहा है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। डॉक्टर को हमारे यहां भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक डॉक्टर की प्रोफेशनल जिम्मेदारी के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। डॉक्टर किसी मरीज को अस्वस्थ देखता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसे सही सलाह देता है, यही एक डॉक्टर का स्वभाव होता है। रिया के पिता डॉक्टर हैं और सुशांत सिंह राजपूत रिया के घर में थे। जाहिर है वो सुशांत से कभी ना कभी जरूर मिले होंगे और उन्हें यह बात जरूर पता होगी कि सुशांत की हालत बहुत गंभीर है, उनकी हालत ठीक नहीं है और वो दवाइयों के साथ साथ ड्रग्स भी ले रहे हैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। हमने आपको सुशांत के जो प्राइवेट वीडियोस कल दिखाए थे, उन्हें लेकर देश भर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। पिछले 24 घंटे से आप सबकी प्रतिक्रियाएं हमारे पास पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंच रही हैं और हर तरीके से लोगों ने हम तक जो पहुंचने की कोशिश की है। आप सबको हम एक बात बताना चाहते हैं, आप सब लोग हमारे दर्शक जो हमें प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, हम उन सारी प्रतिक्रियाओं को पढ़ते हैं,
उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं और आप जो भी कहते हैं, चाहे हमारे बारे में अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, सिर आंखों पर आपकी प्रतिक्रिया को हम लेते हैं और गंभीरता से उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। हमने ये देखा कि कल से लेकर अब तक कई लोग हमसे बहुत नाराज हो गए। बहुत सारे लोगों को यह लगा कि हमने आपको जो प्राइवेट वीडियोस दिखाए हैं उनसे शायद रिया चक्रवर्ती को मदद मिल रही है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि सुशांत के इन निजी क्षणों के इन वीडियोस को दिखाना शायद सही नहीं है, यानी हमने इन प्राइवेट वीडियोस को आपको हमें नहीं दिखाना चाहिए था। आपकी नाराजगी को हम समझ सकते हैं। आखिरकार हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाते हैं 24 घंटे इस चैनल पर, आपके लिए ही दिखाते हैं। इसलिए इस उम्मीद में दिखाते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और जो जानकारी आपको कोई और नहीं दे रहा वो हम देंगे। लेकिन पत्रकारिता में सबसे बड़ा सिद्धांत जो होता है वो ये होता है कि हम आपको जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। कई बार सच कड़वा होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको सच ना दिखाएं। इस डर से आपको सच ना दिखाएं क्योंकि यह सच आपको पसंद नहीं आएगा, आप नाराज हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत रिस्की था। यह पूरा फैसला लेना, यह तय करना कि आपको ये वीडियोस दिखाए जाएं, यह एक बहुत ही रिस्की फैसला था। हमने ये रिस्क उठाया बावजूद इसके कि हमें आपकी काफी नाराजगी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण है। हम जानते हैं सुशांत के मामले से कहीं ना कहीं इस देश में हर किसी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, परिवार के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं इस केस में इंसाफ हो और उन लोगों को सजा मिले जो सुशांत सिंह जैसे प्रतिभावान अभिनेता की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन किस हालत के लिए जिम्मेदार हैं? सबसे पहले आपको यह बताना तो पड़ेगा कि सुशांत की हालत क्या हो गई थी। जब तक हम आपको यह नहीं बताएंगे कि सुशांत की किस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि उनकी हालत क्या थी, फिर यह बताना पड़ेगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और यह जिम्मेदार कौन है, इसी के लिए तो इतनी 3 एजेंसियां बैठी हुई हैं जो जांच कर रही हैं, यह पता करने के लिए इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन अभी तक तो इस देश के लोगों ने उनकी हालत ही नहीं देखी थी कि उनकी हालत उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले कैसी हो गई थी या कैसी बना दी गई थी। जी न्यूज भी बिल्कुल यही चाहता है। हम भी इंसाफ चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जी न्यूज ने शुरू से पूरी तरह जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग की है, क्योंकि हमारे लिए यह न्याय का मामला है, न कि सनसनी पैदा करके टीआरपी बटोरने का। हम आपको आज 3 ऐसी बातें याद दिलाना चाहेंगे जिससे आप शायद समझ पाएंगे कि सुशांत सिंह के मामले में जी न्यूज का जो स्टैंड रहा है वो क्या रहा है अभी तक, और हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहली बात जो आप सबको बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए वो ये है कि जी न्यूज वो चैनल है जिसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने से और उसे दिखाने से इनकार कर दिया था, जबकि हम जानते थे कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखाने से टीआरपी बहुत मिलती है, सनसनी बहुत फैलती है। रिया चक्रवर्ती के जो टीम थी, जो पीआर टीम थी, उन्होंने हमसे भी संपर्क करके कहा था कि अगर हम उनके थोड़ा पक्ष में खबरें दिखाने लगेंगे तो वो हमें इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन हमने इससे इनकार कर दिया क्योंकि अगले 24 घंटे में रिया की पेशी होने वाली थी और हम जानते थे कि रिया ये इंटरव्यू देकर अपने प्रति एक सहानुभूति पैदा करनी चाहती है देश में। इसलिए हमने वो इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि ड्रग्स के केस में एक संदिग्ध आरोपी को मंच देना उस समय हमारे आदर्शों के विपरीत था। इसलिए हमने ये काम नहीं किया। यह बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह के सारे प्राइवेट वीडियोस हमने आपको रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद दिखाए हैं, गिरफ्तारी से पहले नहीं। हम चाहते तो इन वीडियोस को हम रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने इन्हें आपको नहीं दिखाया, इन्हें होल्ड करके रखा, क्योंकि हम जानते थे कि रिया चक्रवर्ती के वकील इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमने गिरफ्तारी के बाद ये वीडियोस आपको बताए हैं। और इन वीडियोस के पीछे यह साबित करना नहीं है मकसद कि रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है। इनके पीछे यह साबित करना है हमारा मकसद कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत कैसी कर दी गई थी या कैसी हो गई थी, यह बात देश को जाननी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जी न्यूज पर हम लगातार ये मुहिम चलाते आए हैं, ये मांग करते आए हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो कि
इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। यह हम पहले दिन से कह रहे हैं और हमने, आपको यह भी याद होगा, जी न्यूज वो चैनल है जिसने 24 घंटे पहले आपको यह बता दिया था कि रिया चक्रवर्ती अगले 24 घंटों में गिरफ्तार होने वाली है। आपको 2 दिन पहले यानी सोमवार के हमारे डीएनए का वो हिस्सा हम सुनाना चाहते हैं, जब हमने आपको 24 घंटे पहले बताया था कि रिया कल गिरफ्तार हो जाएंगी। आप ये भी देख लीजिए। आपको सबको ये जानना होगा आज कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीबी अब यह भी जांच कर रहा है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में और कौन कौन से ऐसे बड़े लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, कलाकार हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग्स को खरीदते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ये बात अब तक पता चल चुकी है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स ली हैं, खरीदी हैं, और उन्हें रिया ड्रग्स पहुंचाती थी अपने भाइयों के जरिए, बाकी लोगों के जरिए। यह रिया ने मान लिया है। अब कल की पूछताछ होगी और जो हमें जितने भी संकेत मिल रहे हैं अभी तक, वो सारे जो इशारे हमें मिल रहे हैं, वो सब ये कहते हैं कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती कल गिरफ्तार हो जाएंगी। कल उनकी लाइफलाइन, जो आखिरी लाइफलाइन बची है, कल वो समाप्त हो जाएगी और कल शाम तक रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे होंगी। ये इस हफ्ते सोमवार का डीएनए था। सोमवार को हमने आपको यह बता दिया था कि कल यानी मंगलवार को रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएंगी। रिया चक्रवर्ती, जैसा हमने आपको कहा, गिरफ्तार हो गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद कल रात को हमने आपको सुशांत सिंह के 2 वीडियोस दिखाए और आज बुधवार है और आज हम आपको तीसरा वीडियो दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। अब जो वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं उनसे इस देश के लोगों ने, आप सब ने जो हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, कल हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप खुद सोचिए, विश्लेषण कीजिए। ये वीडियोस देखकर आपके मन में जो पहला भाव है वो क्या आ रहा है, ये हमने आप सबसे पूछा था। आप सब ने हमने क्या क्या बताया, हमें आज आपको ये बताने का दिन है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, पहली बात जो लोगों के दिमाग में आ रही है, आपके दिमाग में भी यह बात आई होगी कि ऐसे समय में जब सुशांत सिंह राजपूत की हालत ऐसी है, जो कि अच्छी हालत नहीं है, रिया चक्रवर्ती ये वीडियो बना क्यों रही थी? ऐसे में क्या कोई किसी का वीडियो बनाता है? क्या कोई रिकॉर्ड करता है? रिया चक्रवर्ती ये वीडियो क्यों बना रही थी? और एक बार नहीं, उन्होंने ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं। ऐसे किसी भी मौके पर वीडियो बनाने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है, यह मकसद जानना चाहिए। और आज हम ये चाहेंगे कि जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उन्हें रिया चक्रवर्ती से यह जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसे समय में सुशांत सिंह राजपूत के इतने सारे वीडियोस आखिर क्यों बनाए, मकसद क्या है और इन वीडियोस का कहां इस्तेमाल होना था। क्योंकि आप देख लीजिए, एक के बाद एक जैसे वीडियोस हैं, चाहे वो सुशांत के घर में बनाए गए हों, चाहे रिया के घर में बनाए गए हों। देखिए, रिया सुशांत को अपने घर लेकर गई है, वहां पर भी सुशांत का वीडियो बन रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जब ये वीडियो बना रही हैं, तो जाहिर है वो इस बात का ख्याल जरूर रखेंगी कि उनका रोल इन वीडियोस में बहुत पॉजिटिव दिखाई दे, इसलिए वो वीडियो में सुशांत सिंह के साथ अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं और ये दर्शा रही हैं कि वो सुशांत सिंह के बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं, उनकी शुभ चिंतक हैं, उन्हें सुशांत सिंह की चिंता है और वो सुशांत से बहुत प्यार भी करती हैं। ये उस वीडियो में बताने की कोशिश हो रही है। जाहिर है वो जानती हैं कि वो रिकॉर्ड कर रही हैं, इसलिए अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से उसमें पेश करेंगी। तो कहीं ये एक्टिंग तो नहीं, ये सवाल है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब तक जो पूछी जा रही है बात कि क्या रिया चक्रवर्ती ने ही ड्रग्स दे देकर सुशांत को इस हालत में पहुंचा दिया था और अब वो उनका वीडियो बनाकर कोई सबूत तैयार कर रही थी। लेकिन सबूत तैयार कर रही थी, क्यों कर रही थी? क्या वो जानती थी कि आगे चलकर ऐसा हो सकता है? क्या वो जानती थी कि आगे चलकर ये वीडियोस कहीं काम आने वाले हैं? ये सारी बातें वो हैं जो जांच के बाद पता चलेंगी। हम नहीं जानते कि जो जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती से ये सारे सवाल पूछे हैं या नहीं, लेकिन पूछने चाहिए थे। नहीं पूछे तो अब पूछना चाहिए था। ये वीडियोस बन क्यों रहे थे? चौथी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत अगर इतने बीमार थे तो रिया चक्रवर्ती इसके बावजूद उन्हें ड्रग्स क्यों दे रही थी? उनके लिए ड्रग्स क्यों खरीद कर ला रही थी? रिया चक्रवर्ती जानती थी कि सुशांत को डिप्रेशन की दवाइयां दी जा रही हैं, वो अच्छी तरह से जानती थी।
और इन दवाओं के साथ अगर कोई ड्रग्स भी लेता है तो ये जानलेवा कॉम्बिनेशन हो सकता है। रिया ने ऐसा क्यों होने दिया? पांचवी अहम बात यह है कि ये अगर सुशांत की हालत इतनी खराब थी तो रिया चक्रवर्ती ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाया? या जब 8 जून को रिया चक्रवर्ती उनसे नाराज होकर उन्हें छोड़कर चली गई थी, जाने से पहले उन्हें सुशांत के परिवार को फोन करना चाहिए था। उनके परिवार को सुशांत की हालत के बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी चाहिए थी और यह कहना चाहिए था कि आप आकर सुशांत का ध्यान रखिए और जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं आ जाता तब तक रिया को वहां से नहीं जाना चाहिए था, अगर वो वाकई सुशांत से सच्चा प्यार करती थी तो। लेकिन रिया ने किसी से कोई बात नहीं की, किसी को कोई जानकारी नहीं भेजी और वो चुपचाप वहां से चली गई, जिसके बाद सुशांत और ज्यादा अकेले हो गए, उनकी स्थिति और बिगड़ती चली गई और उसके बाद वो हुआ जो शायद हमने सोचा भी नहीं था। कई बार ऐसा लगता है कि अगर 2 चीजें आप सोचकर देखिए, अगर सुशांत सिंह को अस्पताल ले जाया गया होता तो उनकी जान बच जाती। दूसरा, अगर सुशांत सिंह के परिवार को ठीक समय पर बुला लिया गया होता तो परिवार भी सुशांत को बचा लेता। लेकिन ये दोनों ही बातें नहीं हुई और ये दोनों ही फैसले लेने वाला व्यक्ति कौन था? एक ही व्यक्ति था, वो है रिया चक्रवर्ती। क्योंकि ये वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि सुशांत अपने लिए कोई भी फैसला लेने में उस समय सक्षम नहीं थे। ऐसा लगता है, दिखाई दे रहा है कि वो कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है। ऐसे में रिया को फैसला लेना था या रिया के पिता को फैसला लेना था, जो कि खुद डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया नहीं। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये तीनों वीडियोस आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। अब आप इनके बारे में इन्हें देखिए और सोचिए कि आपको क्या स्थिति, क्या तस्वीर समझ में आती है। देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? पिंक। तुम किस कलर के हो? पिंक। वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लव। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? 2 बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 तो 0। नहीं बाबू, तुमने आपको 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूंगी। देखो, इधर देखो ना, ये गाना क्या नाम? Get the person who will do our first job. Then we can find something. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. You get those numbers of share. You're not eating in the day? Why? तो हमें उम्मीद है कि हमने अपनी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी है। आपने इन सारे वीडियोस को देख लिया है। पूरे देश को अब ये समझ में आ गया है कि अपनी मृत्यु से पहले सुशांत सिंह की जो हालत थी, शारीरिक स्थिति उनकी क्या थी, मानसिक स्थिति उनकी क्या थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सुशांत सिंह खुद इसके लिए जिम्मेदार थे या रिया इसके लिए जिम्मेदार थी? वो इस स्थिति में कैसे पहुंचे और इस स्थिति में पहुंचने के बाद किसी ने भी उनका ठीक से इलाज क्यों नहीं कराया, उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? रिया के पिता जो खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने रिया को और सुशांत को सही सलाह क्यों नहीं दी? उन्होंने क्यों नहीं दबाव बनाया कि सुशांत को इस समय मेडिकल अटेंशन की जरूरत है और ये उन्हें तुरंत मिलना चाहिए, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है? ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब ढूंढने चाहिए।
सुशांत इस स्थिति में कैसे पहुंचे, ये सारी जांच एजेंसियों को इस बात की तहकीकात जरूर करनी चाहिए। हम मानते हैं आपने ये तो पकड़ लिया कि सुशांत सिंह को ड्रग्स कौन लाकर देता था, कौन कौन से लोग थे जो इस ड्रग्स के सिंडिकेट में शामिल थे, ये तो आपने पता कर लिया। लेकिन क्या यह पता किया किसी ने कि सुशांत सिंह की यह हालत हुई कैसे? सुशांत सिंह को किस बात का दुख था? सुशांत सिंह को अगर यह आदत थी ड्रग्स लेने की, यह आदत उन्हें किसने लगाई और कौन वो आदमी था जिसने सुशांत को रोका नहीं? अगर ये सारे लोग सुशांत के सच्चे मित्र थे, अगर रिया सच्चा प्यार करती थी, तो वो सुशांत को इस स्थिति से बचा क्यों नहीं पाई? ये एक बड़ी बात है और हम चाहेंगे कि सारी जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो या एनसीबी हो या और जो कोई भी जांच कर रहा है, उन्हें इन बातों का पता लगाना चाहिए। सुशांत सिंह अगर डिप्रेशन में गए थे तो यह पता लगाना चाहिए कि उन्हें पहली बार डिप्रेशन कब हुआ था और उनके डिप्रेशन के कारण क्या थे। हम आपको आज बताना चाहते हैं, हम तो कोई सीबीआई नहीं है, हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। आजकल पूरे देश में माहौल यह है कि सारी जांच टेलीविजन चैनल के न्यूज रूम्स में हो रही है, सारी जांच रिपोर्टर्स कर रहे हैं और जो फैसले हो रहे हैं केसेस के, वो टीवी के स्टूडियो से हो रहे हैं। हम इस स्थिति में नहीं है कि हम आपके सामने फैसला सुना सकें, लेकिन हम आपके सामने सबूत जरूर रख सकते हैं ताकि आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाए। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहते हैं, हमसे जितना बन पड़ेगा, जी न्यूज के रिपोर्टर से जितना बन पड़ेगा, अपनी हदों में रहते हुए, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, हम ये बात पता लगाने की जरूर पूरी कोशिश करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की इस स्थिति के लिए असली जिम्मेदार कौन है। सुशांत सिंह अगर डिप्रेशन में चले गए थे तो पहली बार वो डिप्रेशन में कब गए थे, क्यों गए थे, उसके पीछे असली वजह क्या थी और उसके बाद वो उस स्थिति से निकले क्यों नहीं बाहर, उसके अंदर वो उस कुएं में डूबते कैसे चले गए, अंदर ही अंदर फंसते कैसे चले गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी पता लगाएं, उन सारे लोगों से बातचीत करें, अगर कोई सबूत हमें मिलते हैं वो भी हम निकालें और वो हम आपको भी दिखाएंगे ताकि देश को ये सारी स्थिति स्पष्ट उनके सामने हो सके। सुशांत की मौत के बाद जो राजनीति शुरू हुई थी, वो राजनीति, उसमें आपने देखा होगा और भी बहुत सारे किरदार एक के बाद एक जुड़ते चले गए और सुशांत के बाद जो राजनीति शुरू हुई है उसमें एक और किरदार जुड़ा है और उस किरदार का नाम है कंगना रनौत। और आज ये राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सुशांत की मौत के दोषियों को बचाने का आरोप लगातार लगाया था, आप सब जानते हैं। इसके बाद शिवसेना के नेताओं ने उनके खिलाफ पहले तो बयानबाजी शुरू की, उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए और आज सुबह बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का एक दस्ता मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर पहुंचा और दफ्तर के एक हिस्से को उन्होंने गिराना शुरू कर दिया, इसे डेमोलिश करना शुरू कर दिया। क्रेन लेकर गए थे और क्रेन से, इस बुलडोजर से उन्होंने इस दफ्तर में जो अवैध निर्माण था उसे गिराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंगना रनौत को सबक सिखाना चाहते थे। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि ये जो निर्माण है ये अवैध है। इसका नोटिस कंगना को एक दिन पहले ही भेजा गया था। तो अब आप फुर्ती देखिए, चुस्ती देखिए, एक दिन पहले नोटिस भेजा और अगले दिन इसका डेमोलिशन भी शुरू कर दिया। कंगना रनौत आज सुबह जब मुंबई के लिए रवाना हुई चंडीगढ़ से, जब वो रास्ते में थी, ठीक उसी समय उनके दफ्तर पर बीएमसी के ये हथौड़े बरस रहे थे। विमान में बैठी कंगना ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही थी, लेकिन बीएमसी का बुलडोजर रुका नहीं, वो चलता रहा। इस दौरान कंगना रनौत के वकील भी इस मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ कंगना के वकील ने इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। दोपहर होते होते बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कंगना और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। लेकिन इससे पहले कंगना का दफ्तर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और एक ट्रक में उसका मलबा उठाया जा रहा था। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक तो लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
तब तक उनका ये जो दफ्तर था, जो अवैध निर्माण था, ये मलबे में तब्दील हो चुका था। लेकिन आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे आपको कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना की सरकार के लिए कंगना के दफ्तर का ये मलबा बहुत भारी पड़ेगा, ये उन्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं उसे देखकर हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को यह मलबा राजनीतिक तौर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हमारे देश में राजनीतिक स्तर चाहे जो भी हो, लेकिन जनता इस तरह के राजनीतिक बदले को कभी भी पसंद नहीं करती। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो आज पूरे देश को सुननी चाहिए। वो देश की हर सरकार के लिए, हर नेता के लिए एक सबक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि बीएमसी अगर इतनी फुर्ती अतिक्रमण के दूसरे मामलों में दिखाती तो शायद मुंबई की आज ये हालत ना होती। कोर्ट ने कहा कि लगता है ये कार्रवाई बदनीयती के साथ की गई है, और मेरे हाथ में बॉम्बे हाईकोर्ट का वो जो फैसला है जो आज उन्होंने दिया है स्टे लगाते हुए, उसकी एक कॉपी मेरे पास मौजूद है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें थी जिन्हें तोड़ा गया है। इसमें लिखा है कि बीएमसी जो कहती है वो ये है कि अवैध निर्माण किया गया है। क्या अवैध निर्माण है? एक टॉयलेट अनऑथराइज्डली कन्वर्टेड इनटू ऑफिस केबिन ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी एक टॉयलेट को ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया गया था। एक केबिन में, उस टॉयलेट में केबिन बना दिया गया था, ग्राउंड फ्लोर पर था। अनऑथराइज्ड किचन इज कंस्ट्रक्टेड इन स्टोर रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर एक स्टोर रूम था, उसमें किचन बना दी गई। New toilets are unauthorizedly constructed beside staircase inside store and another in parking area on ground floor. Parking area में टॉयलेट बना दिया गया। Unauthorized pantry is constructed on ground floor, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पेंट्री यानी किचन एक बना दी गई। Unauthorized room oblique cabin, एक unauthorized cabin बनाया गया with wooden partition made in living room on first floor, यानी एक लकड़ी का पार्टीशन लगाकर एक केबिन बना दिया गया। Unauthorized meeting room oblique cabin with wooden partition made in पूजा रूम on first floor, जो पूजा रूम था उसमें मीटिंग रूम बना दिया। ये कितना बड़ा गुनाह है। Unauthorized construction of toilets in open chalk area with bricks। तो असल में देखिए जो हुआ होगा वो ये कि कंगना ने एक फ्लैट लिया, उसमें जो कमरे थे उसमें बेडरूम रहे होंगे, ड्राइंग रूम रहे होंगे, डाइनिंग रूम रहा होगा, उसमें पूजा रूम रहा होगा। क्योंकि इसमें दफ्तर बनाना था तो उन्होंने लकड़ी के पार्टीशन लगाए होंगे और वहां पर दफ्तर बना दिया होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए डाइनिंग रूम में मीटिंग रूम बना दिया, और पूजा का जो कमरा था उसमें उन्होंने एक केबिन बना दिया, टॉयलेट को बंद करके उसमें एक दूसरा केबिन बना दिया। इस तरह की चीजें अक्सर की जाती हैं जब किसी रिहायशी फ्लैट में दफ्तर बनाया जाता है, और ऐसा हर शहर में होता है। मुंबई में ही ऐसे लाखों दफ्तर आपको मिल जाएंगे इसी तरीके के। कंगना रनौत के जिस दफ्तर में आज तोड़फोड़ की गई उसका नाम है मणिकर्णिका। यह बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल्स में है, जो मुंबई उपनगर जिले में आता है। मुंबई उपनगर जिले के गार्जियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैं, यानी यह इलाका सीधे आदित्य ठाकरे के तहत आता है। कंगना रनौत ने 3 साल पहले इस फ्लैट को लगभग 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। बिल्डिंग में ग्राउंड और उस पर बने 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और 2 और फ्लोर। आज इस बिल्डिंग की कीमत लगभग 48 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है, जिसमें कंगना का ये दफ्तर चलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में सिर्फ 150 स्क्वायर फीट इलाके को अवैध निर्माण माना था। सिर्फ 150 स्क्वायर फीट, इतनी छोटी जगह पर आमतौर पर ऐसी कार्रवाई की ही नहीं जाती। नोटिस पर नोटिस चलते रहते हैं और कार्रवाई तो बहुत बाद की बात होती है। मुंबई के जिस पाली हिल इलाके में, पाली हिल्स में कंगना रनौत का यह दफ्तर है, वहां देश के कई सबसे रसूखदार और अमीर लोग रहते हैं। इस इलाके में बीएमसी की ऐसी कार्रवाई की तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अपना दफ्तर तोड़े जाने से कंगना बहुत नाराज हैं, लेकिन आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि अदालत ने इस फैसले में क्या लिखा है, और यह हर सरकार के लिए एक सबक है। अदालत ने लिखा है, फ्रॉम द वर्क सेट आउट इन द नोटिस इट इज क्लियर बियॉन्ड एनी डाउट दैट द वर्क्स विच आर अनऑथराइज्ड हैव नॉट कम अप ओवरनाइट। यानी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है ये रातों रात नहीं हुआ है,
एक रात में तो हुआ नहीं है, इसे होने में समय लगा होगा, ऐसा कोर्ट ने लिखा है। However, all of a sudden the corporation appears to have overnight woken up from its slumber, issued notice to the petitioner, that too when she is out of the state, directing her to respond within 24 hours. अदालत ने लिखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि ऐसा लगता है कि बीएमसी की जो नींद है रातों रात टूट गई। अचानक उनकी नींद टूटी, उन्हें ख्याल आया कि यहां तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया और उन्होंने ताबड़तोड़ कंगना रनौत को एक नोटिस भेज दिया। वो भी ऐसे में जब कंगना रनौत यहां है ही नहीं शहर में, वो हिमाचल प्रदेश गई हुई है, वहां पर नोटिस भेज दिया और जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया। एंड नॉट ग्रांटिंग हर एनी फर्दर टाइम डिस्पाइट रिटन रिक्वेस्ट एंड प्रोसीडिंग टू डेमोलिश द सेड प्रीमाइसेस अपॉन कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स। कंगना रनौत कहती रही कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं लिखूंगी आपको, मैं जवाब दूंगी, लेकिन उन्हें कोई समय नहीं दिया गया और 24 घंटे में उनका दफ्तर तोड़ दिया गया। The manner in which the MCGM has proceeded to commence demolition work of the said premises does not appear to be bona fide and smacks of malafide. We are giving an opportunity, फिर आगे उन्होंने लिखा है कि कल 3 बजे तक वो अपना पक्ष रखें और इसमें ऐसा लगता है कि ये बदले की कार्रवाई से ये सब कुछ किया गया है, ये कोर्ट ने कहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र की सरकार को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके जो सलाहकार हैं, न जाने पता नहीं कौन लोग हैं जो उन्हें ये करने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें इतना छोटा सा काम नहीं करना चाहिए था, इस निचले स्तर पर नहीं उतरना चाहिए था। इसका नुकसान ये हुआ कि पूरे देश की जो जनभावनाएं हैं वो भी उनके खिलाफ हो गई और अदालत ने जो ये डांट लगाई ये अलग। तो आज का जो दिन अगर आप माने तो इसमें कंगना रनौत जीत गई और उद्धव ठाकरे आज हार गए। उद्धव ठाकरे वैसे तो बहुत बैलेंस आदमी माने जाते हैं, बहुत अच्छे आदमी माने जाते हैं, और लेकिन हो सकता है कि उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उन्हें गलत सलाह दे दी। उन्होंने आज कंगना ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई थी, ये मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। कंगना ने लिखा कि जैसे राम मंदिर दोबारा बन रहा है वैसे ही उनका दफ्तर भी दोबारा बनेगा। उन्होंने अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्होंने संबोधित किया और आप कहकर संबोधित नहीं किया, तुम कहकर संबोधित किया, यानी काफी तू तड़ाक हुई है। कंगना का गुस्सा उनकी भाषा के जरिए आप समझ सकते हैं। उनका ये वीडियो देखिए, 2 चीज आप देखिए, कंगना कितनी नाराज हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया है, और तीसरी चीज जो है वो हम आपको इस वीडियो के बारे के बाद बताएंगे। तीसरी चीज क्या है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप भाषा पर नजर डालिए। कंगना रनौत ने कहा उद्धव ठाकरे से कि मेरा तो घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा, और यह भाषा इस्तेमाल की है उद्धव ठाकरे के लिए, तेरा कहकर बात की है एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए पूरी जिम्मेदारी आप कंगना रनौत पर नहीं डाल सकते। उन्हें गुस्सा जो आया है ये लाजमी है। उद्धव ठाकरे उनसे बड़े हैं, राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें जिसने भी उन्हें यह सलाह दी है उसकी सलाह पर पुनर्विचार करना चाहिए था। तुरंत ये कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता उद्धव ठाकरे को थी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया और अब उन्हें यह सब कुछ सुनने को मिल रहा है।
लेकिन जो तीसरी बात हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे वो ये है कि अब कंगना रनौत ने भी एक के बाद एक हर बॉल पर छक्का मारना शुरू कर दिया है और वो अब हर चीज में राजनीति को लेकर आ रही हैं। उन्हें मौका मिला, उन्होंने इस बहाने राम मंदिर की राजनीति भी कर दी, कश्मीर की राजनीति भी कर दी और अब वो बिल्कुल नेताओं वाली भाषा बोलने लगी हैं। यानी उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत को एक अभिनेत्री से एक नेता बना दिया है और आज ये 150 फीट की जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन गिराई गई है, इस 150 फीट की कंस्ट्रक्शन से कंगना रनौत ने भगवान राम को भी जोड़ दिया, अयोध्या में राम मंदिर को भी जोड़ दिया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी जोड़ दिया, कश्मीर को भी जोड़ दिया। पूरी की पूरी भारत की जो राजनीति है वो इस 150 फीट के दफ्तर में आकर आज समा गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर हम एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए और करेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यह सब कुछ शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से। लोग तो यह जानना चाहते थे कि सुशांत सिंह की मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उन लोगों को पकड़ा जाए। लेकिन अब आप सोचिए कि ये जो पूरी कहानी है ये कहां से होते हुए कहां निकल गई। अब ये राम मंदिर तक चली गई, ये कश्मीर तक चली गई। इसके बारे में आपको बताएंगे। 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको अगली खबर बताएंगे। खबरों का पूरा संसार, मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कंगना की आज हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र की पूरी सरकार से लड़ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है,
जिसे आप बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े नायक हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, जो बड़े पर्दे पर आपके सामने आकर बहादुरी दिखाते हैं, जो देश को बचाते हैं, समाज को बचाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं बड़ी स्क्रीन पर, वो सारे के सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। किसी का कोई बयान नहीं है और ना ही वो कंगना का साथ दे रहे हैं। कंगना अकेली ऐसी फिल्म स्टार हैं जो लगातार इस मामले पर खुलकर बोलती आई हैं और शायद इसीलिए उनके साथ ये हो रहा है। अब एक बात महाराष्ट्र सरकार के लिए कहना चाहेंगे। महाराष्ट्र सरकार को कंगना पर ध्यान देने के बजाय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, वो आज हम आपको बताना चाहते हैं और अदालत ने भी उनसे यही पूछा है। तो महाराष्ट्र सरकार को यह तय करना था कि उन्हें कोरोना से पहले निपटना है या कंगना से। एक तरफ कोरोना से निपटने की बात हो रही है, लेकिन वो कंगना में समय बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या इस समय 10 लाख पार करने को है। 10 लाख। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में पहले नंबर पर है, नंबर 1 पर। आज जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय लगभग 2.5 लाख मरीज या तो अस्पतालों में हैं या फिर अपने घरों में पड़े हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में कोरोना वायरस के लगभग 2 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। पुणे में हालत बहुत खराब है। मुंबई में भी मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ऊपर से बारिश के इस मौसम में मुंबई की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मुंबई में जो लोग रहते हैं, जो इस समय मुंबई के लोग हमें देख रहे होंगे, वो समझते होंगे कि मुंबई की हालत इस समय क्या है। मुंबई में जरा सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है। लोगों को घंटों रास्तों में फंसे रहना पड़ता है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो बीएमसी ये सफाई देती है कि कोरोना वायरस के कारण नालों नालियों की और जो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई नहीं हो पाई, जिसके कारण इस साल वाटर लॉगिंग की समस्या और ज्यादा हो गई। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां फुटपाथ से लेकर पार्क तक की सरकारी जमीनों पर हर जगह, हर कॉलोनी में अवैध कब्जे हैं। सड़कों पर अवैध कब्जे हैं, पार्कों पर, फुटपाथ पर, जहां देखें आप अवैध कब्जे हैं। लेकिन इन अवैध कब्जों पर महाराष्ट्र सरकार की नजर नहीं गई। इन्हें खाली कराने की कोई कोशिश नहीं की जाती। नजर गई तो कंगना के मकान पर। अकेले मुंबई एयरपोर्ट की लगभग कई एकड़ जमीन पर आज भी अवैध कब्जा है और वहां पर झुग्गियां बनी हुई हैं। मुंबई की ज्यादातर समस्याओं के लिए इन दिनों बीएमसी का एक ही जवाब होता है कि लॉकडाउन के कारण काम बंद है। यह हालत तब है जब बीएमसी इस देश की सबसे पैसे वाली नगर महापालिका है। इसका बजट लगभग 34,000 करोड़ रुपए का है। यह देश के कई छोटे छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। लेकिन जब कंगना रनौत का मामला आया तो पूरी महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी सक्रिय हो गई। कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण का नोटिस देने के 24 घंटे होते ही बीएमसी का पूरा दस्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गया। इस कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं की पूरी नजर थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई आखिर है किससे? कोरोना से है या कंगना से है? कंगना पर इतनी फुर्ती दिखा रहे हैं और कोरोना के मामले में कुछ नहीं। कंगना रनौत से महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई राजनीतिक थी, जिसे राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जा सकता था। हम ये नहीं कह रहे कि आप कंगना से ना लड़ें, अपने मतभेद जाहिर ना करें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जा सकता था। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से ही इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। शुरुआत शिवसेना के नेताओं ने की। पहले उन्हें मुंबई न आने की धमकी दी गई कंगना को, और आज उनके दफ्तर पर बुलडोजर भेजकर हिसाब चुकता कर लिया गया। तो ये एक बड़ी बात है। ऐसा असल में नहीं होना चाहिए था। और इसमें आपको एक चीज और जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि बॉलीवुड कैसे इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। बार बार हम आपको यही कहते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े हीरो, वो सारे के सारे लोग सुशांत सिंह के मामले पर भी चुप बैठे हैं। उन्होंने कोई इंसाफ की मांग नहीं की और कंगना के मामले पर भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो महाराष्ट्र सरकार से कोई सवाल पूछ लें। उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां के सिस्टम से वो कोई सवाल पूछ ले। अब हम आपको आखिर में एक ऐसी खबर बताना चाहते हैं जिसका आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध है। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में खुलेआम दिन दहाड़े हत्यारे आए और बड़े आराम से 2 लोगों की हत्या करके वहां से निकल गए। अब अगर आप ये समझते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर गार्ड खड़े हुए हैं और अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और बाहर गार्ड खड़े हुए हैं
और आप समझते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो आपको अपनी राय बदल लेनी चाहिए। संभव है आपकी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होगा, वहां मौजूद गार्ड्स आने वाले हर व्यक्ति से जानकारी लिखते भी होंगे, रिकॉर्ड भी करते होंगे। लेकिन इन सभी इंतजामों के बावजूद क्या आप और आपका परिवार वहां पर सुरक्षित हैं? नोएडा की इस हाउसिंग सोसाइटी में जो कुछ हुआ, यह आपके साथ भी हो सकता है। और आज हम भारत की इस बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज में रहना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो गेटेड कम्युनिटी होती है, चारों तरफ बाउंड्री होती है, गेट पर गार्ड्स खड़े होते हैं, आप मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, उससे आपकी सुरक्षा होती है। गलत बात। 7 सितंबर को नोएडा एक्सटेंशन की एक पॉश सोसाइटी में 2 लोगों की खुलेआम सोसाइटी के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात को लगभग 9:30 बजे इस सोसाइटी की पार्किंग में एक कार में ये दोनों लोग बैठे हुए थे जिन्हें गोली मारी गई, और जिन लोगों ने इन पर हमला किया वो फायरिंग करने के बाद बहुत आसानी से इस सोसाइटी से बचकर भाग गए। आप इस समय उसी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो देख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वहां मौजूद सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी आरोपियों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। यानी जिन गार्ड्स पर वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का जिम्मा था, वो खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। ये वो सीसीटीवी है जो लगा तो है, इसने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन ये सीसीटीवी वहां रहने वाले लोगों की जान नहीं बचा पाया। आज आपको यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे? क्या आपकी सोसाइटी या टावर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी रक्षा कर पाएंगे? सिर्फ एक दीवार बना देने से, 4 दीवारी बना देने से, एक बड़ा सा गेट बना देने से और वहां कुछ गार्ड बैठाने से सब कुछ हो जाएगा? इन सवालों को सोचकर शायद आप परेशान हो गए होंगे, क्योंकि यह समस्या सिर्फ दिल्ली या नोएडा की नहीं है। यह समस्या हर बड़े शहर की है जहां हाउसिंग सोसाइटीज हैं। ये समस्या आपकी है, हमारी है। अब आप इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपना घर बेचकर सोसाइटी में फ्लैट खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है सोसाइटी में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होते हैं, इसलिए वो सुरक्षित रहेंगे। यानी सोसाइटीज में रहने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके फ्लैट्स खरीदते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके मकान लेते हैं या फिर किराए पर लेते हैं। हर महीने हजारों रुपए का मेंटेनेंस देते हैं, इसके बाद भी पूरी सुरक्षा नहीं मिलती। अब आप देखिए पहले ये रिपोर्ट और इसके बाद हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। चमचमाती हुई सोसाइटी, मुस्तैद खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स, मेन गेट पर लगे ऑटोमेटिक बैरियर और सुरक्षा का भरोसा दिलाते तमाम साइन बोर्ड। अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी भी कुछ ऐसी ही है तो यह खबर आपके लिए है। यहां आपको दिखावटी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन मन में सुरक्षित होने का एहसास नहीं होगा। नोएडा एक्सटेंशन की एक पॉश सोसाइटी में दाखिल होकर 2 लोगों को गोली मार दी गई। उसके बाद से सोसाइटी के लोग गुस्से में हैं। ये जो भी परसों जो इंसिडेंट हुई है, ये इतना ज़्यादा स्कैरी है हमारे लिए, इतना ज़्यादा है कि हम अपने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम रात को आराम से फ्रीली घूम ही नहीं सकते। सिक्योरिटी अच्छी नहीं है भाई यहाँ। ये मेन गेट तो ठीक है, बट अब पीछे की तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी कहीं से आके आपको मार के जा सकता है, मतलब ऐसा है। 3,500-4 हज़ार रुपए के आसपास हम इनको मेंटेनेंस देते हैं, और सिक्योरिटी के नाम पे तो आप देख ही सकते हैं कि आज 2 मर्डर हो गए। सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि यहाँ पे कितनी मुस्तैदी थी। लोग आए, हथियार लेके आए, किसी ने उनको कुछ नहीं चेक किया और वो मार के चले गए, अपना काम करके चले गए। आज की डेट में अगर हम टियर 3 बात करते हैं, हम टियर लेवल 1 नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर असलहों सहित अपने साथ अंदर घुस रहा है तो वो टियर 1 की सुविधा से भी नहीं हो पा रहा है, जिसका बहुत बड़ा ब्रीच है हमारी सिक्योरिटी। आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी गाड़ी में इतनी बड़ी वारदात करके यहाँ से भाग रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमारी सोसाइटी के सबसे बड़ा जो लैप्स है आज की डेट में सिक्योरिटी ही रह गया है। इस सोसाइटी में रहने के बदले हर महीने औसतन 3,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। 2,000 फ्लैट से 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 60 लाख रुपए जमा होते हैं। इसके बदले बिल्डर स्विमिंग पूल, क्लब और 24 घंटे सिक्योरिटी देने का वादा करता है।
लेकिन सोसाइटी के अंदर हुए मर्डर के बाद से यहां हर किसी को जान का खतरा सता रहा है। देश में ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसी ही काम चलाऊ सुरक्षा मिलती है, जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड्स के बदले भगवान भरोसे रहते हैं। मैम तनख्वाह है 9,500। PF कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई ट्रेनिंग होती है आपकी? नहीं, ट्रेनिंग सुबह बेसिकली PT परेड होता है। अच्छा, अगर मान लो अभी कोई आ जाए और यहाँ पे गोली चलाते सामने, आप क्या करोगे? सेफ्टी करनी है मैम, कुछ ना कुछ। क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ। करेंगे, छुपने का तो कोई उपाय करेंगे। अगर कोई किस दिन आए और आपको धक्का देके चला जाए या आपके ऊपर बंदूक तान दे तो क्या करोगे? नहीं सर, बंदूक नहीं थी, इधर 4-5 गार्ड गेट पे एनी टाइम रहता है। अच्छा, आप लोगों के पास तो कुछ होगा? हमारा पास कुछ नहीं है। अब हमारे पास गार्ड है जो सुरक्षा हम जैसे हैं वैसे तो कुछ है नहीं? है नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन और सुरक्षा हम देखभाल करेंगे और क्या कर सकते हैं। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 9 तक पढ़ा हूँ। हमारा पास कोई इधर कुछ होगा तो मैं मेंटेनेंस पे कॉल करेगा पहले, उसका और पुलिस का कॉल करना है। सिर्फ आप कॉल करेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पे सोचो इस सोसाइटी में बदमाश आ जाएंगे, गोली चला दे, क्या करोगे? तो हम तो अपने सीनियर को ऊपर मैसेज करेंगे मैम। आप कुछ नहीं कर पाओगे? आप हाँ, हम गोली के सामने कैसे लड़ सकते हैं मैम? आपके ऊपर ही बंदूक तान दे, क्या करोगे? कैसे बचोगे और कैसे बचाओगे सोसाइटी के लोग? ये तो हमें अभी सिखाया नहीं है। ये बताया जाता है पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उनकी सुरक्षा। अब समस्या क्या है ये समझिए। असल में कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सुरक्षा के इस काम को सिर्फ एक धंधा बनाकर छोड़ दिया है। ये प्राइवेट कंपनियां अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ना तो कोई ट्रेनिंग देती हैं और ना ही उन्हें अच्छी तनख्वाह देती हैं। यानी ऐसी कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर्फ अपने ब्रांड नेम की, अपना नाम लिखकर एक वर्दी पहना देती हैं, बाकी कुछ नहीं। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स आपको सुरक्षा का आभास तो देते हैं क्योंकि उन्होंने एक वर्दी पहनी होती है सुरक्षा गार्ड की, लेकिन वो सुरक्षा गार्ड का कोई काम कर नहीं पाते क्योंकि ना तो उनके पास ट्रेनिंग है और ना वो इस काम के लिए उपयुक्त हैं। सिर्फ कुछ बेरोजगार लोगों को वर्दी पहनाकर आपके घर के बाहर खड़े कर देने से आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। भारत में करीब 16,000 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, 16,000, और प्राइवेट सुरक्षा का बाजार करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2022 तक यह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी प्राइवेट सिक्योरिटी का बाजार भारत में बहुत बड़ा है और ज्यादा से ज्यादा दुकानों में, शोरूम्स में, हाउसिंग सोसाइटीज में, मॉल्स में और बड़े बड़े दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस इंडस्ट्री में लगभग 90 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और उम्मीद है वर्ष 2022 तक 1,20,00,000 लोगों को इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा। यह अच्छी बात है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत जो है वो दयनीय है। देश के कई शहरों में इनकी सैलरी, इनकी तनख्वाह प्रति माह सिर्फ 8,000 रुपए है। अब आप सोचिए, जिस सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 8,000 रुपए है वो आपकी क्या सुरक्षा करेगा, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी, उसकी काबिलियत क्या होगी। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को औसतन 16,000 रुपए की सैलरी मिलती है क्योंकि यहां पर यह नियम है कि इससे कम आप डेली वेजेस पर आदमी को नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स को उतना पैसा नहीं मिलता। कंपनी साइन करा लेती है, उनको बता देती हैं कागज पर कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन देती हैं इससे आधा। सिक्योरिटी गार्ड्स के काम के जो घंटे होते हैं, वर्किंग आवर्स, वो तय नहीं होते। अक्सर इनकी ड्यूटी 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक चलती है। ड्यूटी के दौरान इन्हें ना तो कोई लंच ब्रेक मिलता है, ना कोई चाय का ब्रेक मिलता है। इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता, यानी हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं मिलती। अगर आपको यकीन ना हो तो आज आप हमारी एक बात मानिए, आप जहां भी रहते हैं, अपने दफ्तर में, अपनी हाउसिंग सोसाइटी में, अब या अपने अपार्टमेंट के गार्ड से यह जरूर पूछिएगा कि उसे अंतिम बार वीकली ऑफ कब मिला था और उसको कितना पैसा मिलता है, तनख्वाह क्या है और क्या उसे कोई ट्रेनिंग दी गई है। बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में भी सिक्योरिटी गार्ड्स को साल के 365 दिन लगातार काम करना पड़ता है। जिस दिन नहीं आते उस दिन के पैसे कट जाते हैं। कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए मिलने वाला आधा पैसा अपनी जेब में रख लेती हैं, यानी सोसाइटी से, कंपनियों से, दफ्तर के लोगों से पूरा पैसा लेती हैं लेकिन गार्ड्स को नहीं देती। लगातार इन गार्ड्स का शोषण होता रहता है और यह सब कुछ
आपके और हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां भी हो रहा होगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्यों से आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में वो लोग होते हैं जो बेरोजगार हो चुके होते हैं। ये असल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, कोई ड्राइवर होता है, कोई किसान होता है, कोई छोटा मोटा काम करने वाला होता है। जब रोजगार चला जाता है, बुरी स्थिति में होता है, तो इन्हें वर्दी पहनाकर आपके घर के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। सिक्योरिटी एजेंसीज में ऐसी भी एजेंसीज हैं जहां सेना या अर्धसैनिक बलों से रिटायर हो चुके लोगों को रखा जाता है, लेकिन ऐसी एजेंसीज बहुत ही कम है। जो कुछ प्रोफेशनल अच्छी एजेंसीज हैं वो ऐसे सुरक्षा कर्मियों को रखती हैं। बेरोजगार युवा भी नौकरी की तलाश में अक्सर ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। वर्ष 2005 में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट लाया गया था, जिसमें रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। हर सिक्योरिटी एजेंसी की कोशिश होती है कि वो अपने गार्ड्स को कम से कम पैसा दे, इसलिए ज्यादातर एजेंसियों में ट्रेंड गार्ड्स की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि प्रशिक्षित गार्ड्स जो होते हैं वो महंगे आते हैं। ये एजेंसियां ऐसे लोगों को रखती हैं जिन्हें सुरक्षा के बारे में या तो कोई जानकारी नहीं होती या बहुत कम जानकारी होती है। यानी जैसे आप झोला छाप डॉक्टरों को मिलते हैं, उसी प्रकार बिना ट्रेनिंग वाले ये नकली गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स की हम यहां पर कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन इनके ऊपर जो एजेंसीज हैं जो इन्हें रखती हैं वो पैसा तो आपसे पूरा वसूलती हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के बेरोजगार लोगों को वर्दी पहनाकर आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए सावधान रहिए और इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में सोचिए। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है
तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं
तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का आज के दिन वर्ष 1974 में जन्म हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अद्भुत साहस के साथ दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए अपने साथी सैनिकों की जान बचाई और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। कारगिल के पीक 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से उन्हें शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा और यही नाम कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम भी बन गया था। पहली बड़ी जीत के बाद कैप्टन बत्रा ने जो शब्द कहे थे वो उस वक्त ही नहीं आज भी गूंजते हैं और ये शब्द हैं, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा के ये शब्द पूरे कारगिल युद्ध का नारा बन गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की चोटी .4875 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हुए थे। उस वक्त कैप्टन बत्रा सिर्फ 24 वर्ष के थे।
शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2012 में फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन का निधन हुआ था। वर्ष 1970 में भारत में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व वर्गीज कुरियन ने ही किया था। इसी के बाद अमेरिका को पीछे करते हुए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया था। इससे पहले वर्ष 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर गुजरात के आणंद में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ था और वर्ष 1949 में वर्गीज कुरियन भी इससे जुड़ गए थे और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे चलकर अमूल डेयरी के नाम से मशहूर हुई, जिसे आज 36 लाख दूध उत्पादक किसान मिलकर चला रहे हैं। डॉक्टर कुरियन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उनके ऊपर एक कॉमिक बुक भी आई जिसका नाम है वर्गीज कुरियन द मैन विद द बिलियन लीटर आइडिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आज ही के दिन 1850 में बनारस में हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देश की गरीबी, पराधीनता और अमानवीय शोषण को दिखाया गया था। सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य माना जाता है। और वर्ष 1776 में आज ही के दिन आधिकारिक तौर पर अमेरिका का नामकरण हुआ था और तब से अमेरिका को द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाने लगा। अमेरिका को यह नाम इटली के एक नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर वर्ष 1507 में मिला था। इससे पहले अमेरिका को यूनाइटेड कॉलोनीज के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आज ही के दिन वर्ष 1791 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी का नामकरण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कमजोर लोग सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचते हैं, शक्तिशाली लोग माफ करने में भरोसा करते हैं और बुद्धिमान लोग हमेशा नजरअंदाज करते हैं। इसलिए बुद्धिमान बनने में ही सबका भला है। नमस्कार।